तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, इसको जानने से पहले बेटा आपको जानना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कई सारी कंट्रीज हैं, और जितनी कंट्रीज हैं बेटा सबकी अपनी अपनी अलग अलग करेंसी है। ओके, फॉर एग्जांपल देखें तो इंडिया में रुपीस चलता है। ओके, आपके यूरोपियन कंट्रीज में यूरो चलता है। इधर से हम ब्रिटेन में देखें तो पाउंड स्टर्लिंग चलता है। यूएसए में यूएस डॉलर चलता है। ओके, बहुत सारी कंट्रीज में उनके नाम के साथ में डॉलर लगा होता है। डॉलर एक बहुत कॉमन सी करेंसी है। जैसे न्यूजीलैंड की करेंसी लोगे तो न्यूजीलैंड डॉलर्स। ओके, स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक। ऐसे करके कई सारी कंट्रीज हैं जिनकी अपनी अपनी खुद की करेंसी है। और एक बहुत ही कॉमन सी बात है जो हर बच्चा जानता है और समझता है। वो बात यह है कि भाई हर कंट्री अपनी ही करेंसी को अलाउड करती है। ओके, अगर उस कंट्री में आपको रहना है तो आपको कौन सी करेंसी रखनी पड़ेगी अपने पास? उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी रखनी पड़ेगी। दूसरी करेंसी अगर आप लेके वहां पे रहोगे तो आप वहां पे नहीं रह सकते हो। ये एक बड़ी कॉमन सी बात है। हर कंट्री सिर्फ अपनी ही करेंसी को अलाउड करती है, दूसरी करेंसी को नहीं करती। ये एक बड़ी कॉमन सी बात है। लेकिन जैसा कि बेटा हम जानते हैं कि आज के टाइम पे हम पूरी दुनिया को एक तरह से क्या बोलते हैं, ग्लोबल विलेज बोलते हैं। दुनिया सिमट के छोटी हो गई है। हम एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करने लगे हैं। ओके, पल भर में पैसा यहां से वहां और गुड्स एंड सर्विसेज यहां से वहां हो जाते हैं। तो इस दौर में जब कंट्रीज के बीच की दूरी इतनी कम कर दी है इंटरनेट ने और हर साधनों ने, तो फिर हमें फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट, इन दोनों का इंपॉर्टेंस बेटा इस केस में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमें यहाँ पे इन दोनों को बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट है। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, फॉरेन एक्सचेंज वर्ड का मतलब ये है कि हर कंट्री की अपनी जो करेंसी होती है जो उस कंट्री में है। जैसे इंडिया के पास रुपीज है, इंडिया में रुपीज चलते हैं, तो इंडिया में जितना स्टॉक रुपीज का है वो नहीं, उसके अलावा जितनी भी फॉरेन करेंसी है उसका जो स्टॉक इंडिया के पास है उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ओके, द फॉरेन एक्सचेंज इज अ स्टॉक और इट इज अ कलेक्टिव टर्म विच रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ द करेंसीज, या फिर मैं बोलूं ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। हमारी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसीज हैं उन सबको मिला के हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ओके, हमारे पास हमारे पास कितने डॉलर्स हैं, हमारे पास कितने बांग्लादेशी टका है, कितने श्रीलंकाई रुपया है, कितना पाकिस्तानी रुपया है, कितना हमारे पास यूएस डॉलर है, कितना पॉन्ड स्टर्लिंग है, कितना हमारे पास स्विस फ्रैंक है, कितना कुवैत की दिनार है। हमारे पास पूरे वर्ल्ड की जितनी करेंसीज हैं उन सबका स्टॉक मिला करके क्या कहलाता है? फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। हर कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज क्यों होता है ये मुझे लगता नहीं है कि बताने की जरूरत है। फॉरेन एक्सचेंज हर कंट्री के पास इसलिए होता है ताकि वो उस मनी को यूज कर सकें और बिजनेस कर सकें दूसरी कंट्री के साथ में। हमारे पास डॉलर्स क्यों हैं? ताकि हमारा कोई व्यक्ति अगर बाहर घूमने जाता है यूएस में, या फिर हम बिजनेस करते हैं यूएस के साथ में और हमें उनको पेमेंट करना हो, तो हमें उन्हें डॉलर में पेमेंट करना होगा, है ना? इसी तरह से यूएस के पास भी रुपीज होंगे डेफिनेटली, क्योंकि वहां से अगर कोई इंडिया घूमने आता है टूरिज्म पर्पज से, या फिर वो अगर इंडिया में कोई पैसा खर्च करते हैं या इंडिया से बिजनेस करते हैं, तो उन्हें इंडिया को पेमेंट करना होगा इन रुपीज। हर कंट्री सिर्फ एक्सेप्ट करती है अपनी करेंसी, दूसरी करेंसी एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन हर करेंसी स्टॉक जरूर सभी का रखती है। जितनी करेंसीज हैं सभी का स्टॉक आप रखते हो। इसी को बच्चों कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो फटाफट से हम फॉरेन एक्सचेंज का एक मीनिंग समझ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू द करेंसी ऑफ ऑल कंट्रीज अदर देन द डोमेस्टिक कंट्री। हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री है उसके अलावा जितनी कंट्रीज हैं सबकी करेंसी आपके पास जो पड़ी है उसको मिला करके हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, प्रॉब्लम्स लेंगे बेटा, अभी थोड़ी देर रुके, है ना? मन में रखो या लिख लो, अभी मैं पूछता हूं तब आप बताना। ये तो फॉरेन एक्सचेंज की बात हो गई। एक जरूरी बात और, हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा इंडिया की। तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करेंगे तो रुपीस के अलावा जितनी भी करेंसी इंडिया में है वो बेटा फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। रुपीस के अलावा जितनी भी करेंसी है उसको सबको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ओके, फॉरेन करेंसी एक यूनिट होती है, लेकिन फॉरेन करेंसीज
कभी नहीं बोला जाता। फॉरेन करेंसीज को मिला के स्टॉक कहा जाता है, जिसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज एक टर्म है जिसमें सारी करेंसी आ गई रुपीस के अलावा। ओके, ये तो बात हो गई बच्चों फॉरेन एक्सचेंज की। अगर हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो इस चैप्टर का नाम है बेटा, वो क्या होता है वो जरा ध्यान से सब लोग देखना। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है बच्चों? रेट का मतलब है प्राइस और कुछ नहीं है। रेट का मतलब क्या होता है? प्राइस, कीमत। फॉरेन एक्सचेंज की कीमत क्या है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब तुम समझ गए, एक फॉरेन करेंसी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने करेंसी ली है यहाँ पे डॉलर, तो डॉलर की प्राइस क्या है? ओके, डॉलर भी एक चीज है भाई, हमारे यहाँ ये करेंसी तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये कमोडिटी है। फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए कमोडिटी है। अगर आप मार्केट में जाते हो और आप इस कमोडिटी को खरीदना चाहते हो, बेटा आप डॉलर खरीदना चाहते हो, तो बताओ एक डॉलर खरीदने के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको अपनी जेब से कितने रुपए देने पड़ेंगे। इसी को कहते हैं बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट। कि किसी भी फॉरेन करेंसी को परचेज करने के लिए, ध्यान से सुनना, किसी भी फॉरेन करेंसी को परचेज करने के लिए, क्योंकि वो एक कमोडिटी है, आपको कितनी प्राइस पे करनी पड़ेगी, उसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे अगर एक डॉलर आपको परचेज करना है तो इसके लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर आपको 72 रुपीज अगर देने पड़ते हैं, तो बच्चों ये जो 72 रुपीज प्राइस है, किसकी प्राइस है? एक डॉलर की। यही कहलाती है एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉर यूएस डॉलर कितनी है? $1 इक्वल्स टू 75। ये इसका मतलब होता है ना? अब थोड़ा इसको थ्योरेटिकली हम लैंग्वेज में समझ लें, पढ़ लें एक बार। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज अ रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर फॉरेन करेंसी। बच्चों ये एक ऐसी रेट है, रेट को जहां भी तुम्हें कंफ्यूजन हो समझ जाया करो, प्राइस, कीमत। ये एक ऐसी कीमत है, एक ऐसी रेट है। रेट का मतलब यह परसेंटेज नहीं है, कोई भी बच्चा गलत कंफ्यूजन में ना रहे। यहाँ पे रेट का मतलब है प्राइस। ये वो रेट है, ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे एक कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज किया जा सकता है फॉरेन करेंसी में। ओके, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक डॉलर जो है उसकी एक्सचेंज रेट कितनी है, तो वो है बच्चों आपके 72 रुपीज। ओके, ये है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, और याद रखें हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे पूरे चैप्टर में, तो आप अलग अलग कंट्रीज की एक यूनिट की बात करोगे। यूएस की एक करेंसी, मतलब करेंसी की एक यूनिट, पॉन्ड स्टर्लिंग की एक यूनिट, दिनार की एक यूनिट, स्विस फ्रैंक की एक यूनिट, जापान की येन है उसकी एक यूनिट। ठीक है, इनकी एक एक यूनिट के लिए आपको रुपीस कितने देने पड़ेंगे, ये जितने रुपीस देने पड़ते हैं ना बेटा, यही कहलाती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। उस फॉरेन करेंसी की कीमत, उसकी प्राइस, कि एक के बदले में कितना देना पड़ रहा है। तो एक डॉलर के लिए 72 रुपीस देने पड़ रहे हैं ना, यही है आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, जैसे आप मार्केट में जाते हो कुछ भी खरीदते हो, उसी तरह से आप मार्केट में जाके अगर फॉरेन करेंसी खरीदते हो तो आपको कितना देना पड़ेगा। बड़ी नॉर्मल सी बात है, सबको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद थोड़ा और टेक्निकली इसको समझ लें, जो मैंने बात बोली कि फॉरेन एक्सचेंज रेट मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द वन यूनिट ऑफ अदर करेंसी। आप जब अपनी करेंसी के बदले में एक फॉरेन करेंसी खरीदना चाहते हो, तो उस फॉरेन करेंसी की एक यूनिट के बदले में आपको कितने पे करने पड़ेंगे, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स पे करनी पड़ेगी। जैसे अदर करेंसी यहां पे हमारे एग्जांपल में थी $1, और नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमारी करेंसी की थी वो थी ₹72। ओके, तो आपको 72 रुपीज देने पड़े किस में कन्वर्ट करने के लिए? एक डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, यही कहलाती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसका ये है एग्जांपल। ओके, 70 ले लो, क्या फर्क पड़ता है। और ये एक रेशो है ना, कि भाई इसके बदले में इतना आपको पे करना पड़ेगा तब जाके ये मिलेगा, है ना। और एक नाम बच्चों फॉरेन एक्सचेंज रेट का और होता है ना, थ्योरेटिकल वे में याद रखना है हम सबको। फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक नाम और क्या होता है? दिस वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये जो 70 रुपीज, ये जो फॉरेन एक्सचेंज की कीमत है बच्चों, इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको कहा जाता है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये पहले पेज का जो मैटर था सभी को समझ में आया और लर्न हो गया? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, ठीक है।
अब पूछो किसको प्रॉब्लम आ रही थी। भवदीप बीच में हाथ खड़ा कर रहा था। भवदीप बोल बेटा, क्या कह रहा था? सर अपन जो ये करेंसी एक्सचेंज कराते हैं इसके ऊपर कोई टैक्स लगता है क्या सर? बिल्कुल लगता है, जीएसटी लगता है बेटा इस पे, डेफिनेटली लगता है। ये एक सर्विस में आता है, फॉरेन एक्सचेंज करना एक सर्विस है ना। और इस सर्विस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। जब तुम जीएसटी पढ़ोगे आगे तो डेफिनेटली तुम पढ़ोगे जो आप वैल्यू एक्सचेंज करते हो ना एक साल में, एक साल तो नहीं बोलूंगा मैं, एक क्वार्टर की बात होती है जीएसटी में। तो एक क्वार्टर में आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हो, जितने भी कन्वर्जन करते हो, उसका, अब मैं बोलूं, अब कैसे बताऊं तुम्हें, पूरा एक प्रोसीजर है। जैसे अगर 1,000 रुपए तक का कन्वर्जन किया है तो उस वैल्यू का 1% या 450 रुपए, दोनों में से विच एवर इज हायर, उसको लेते हैं और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे कुछ सिस्टम होता है। ये तुम पढ़ोगे जब तुम जीएसटी में आओगे, मतलब तुम ग्रेजुएशन के भी 3rd ईयर में आओगे। मैं वो भी पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ, है ना। इस पे लगता है बेटा जीएसटी, और ये भी एक सर्विस है जो बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, है ना। कई सारे फॉरेक्स है हमारे इंडिया में, एक्सचेंज सेंटर्स हैं, वहां जाओगे वो आपको सर्विस देंगे, आपसे एक करेंसी लेके दूसरी करेंसी दे देंगे। जरूरी नहीं है रुपीज हो, आप हो सकता है फॉरेन करेंसी देख के दूसरी फॉरेन करेंसी ले लो, ये भी पॉसिबल है ना, कुछ भी पॉसिबल है। तो ये एक सर्विस में आता है, इसलिए इस पे जीएसटी लगता है। बात क्लियर है भवदीप? सर एक क्वेश्चन और है सर। बोलो। सर जो अपन ये करेंसी एक्सचेंज कराते हैं इसकी कोई लिमिट होती है क्या? नहीं होती बेटा लिमिट इसकी, कोई लिमिट नहीं है। हाँ लेकिन वो अब गवर्नमेंट ने यार अगर कोई थ्रेशोल्ड डिसाइड किया हुआ है तो उसका मुझे आइडिया नहीं, देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई लिमिट है तो नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है ना। लेकिन हाँ किसी कंट्री ने अगर ऐसा बाउंडेशन लगा रखी है कि भाई आप हमारी करेंसी को इतने से ज्यादा एक्सचेंज मत किया करो, तो फिर हो सकता है ना, लेकिन ऐसा कुछ मेरी नॉलेज में है तो नहीं। चलो बाकी सब क्लियर है, आगे बढ़ जाए। सर हाँ भाई बोलो। सर अगर जैसे सर वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है तो सर जरूरी थोड़ी है कि हर कंट्री की करेंसी हर कंट्री के पास अवेलेबल होगी। नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन आज का टाइम ऐसा है बेटा कि हर कंट्री से बिजनेस करती है, तो सबके पास सबकी करेंसी होती है ना। जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन जनरली ऐसा होता है, सबके पास होती है। ठीक है। सर अगर जैसे कोई आइसोलेटेड कंट्री है और उसे किसी डेवलप्ड कंट्री की बहुत स्ट्रिक्ट जरूरत है, सर जैसे ये जो कोविड पेंडेमिक था, अगर ये किसी आइसोलेटेड कंट्री से इंडिया कंट्री से आइसोलेटेड कंट्रीज कुछ परचेज करता है तो सर वो कंट्री पेमेंट कैसे करेगी इंडिया को? बेटा उसको फिर उसके पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से उसको प्रोवाइड कर दी जाती है, फॉरेन करेंसी आईएमएफ से प्रोवाइड हो जाती है ना। ये जो पेंडेमिक सिचुएशंस हैं, कैजुअल सिचुएशंस हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, इनमें ऐसा प्रोविजन है कि आपको आईएमएफ प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारा बहुत बेसिक सा था, है ना, ये मीनिंग था इस चैप्टर में जो टर्म्स आ रही है उनका। अब आते हैं फॉरेन एक्सचेंज। इस चैप्टर में परेशानी क्या है सर, पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, आप तो ये बताओ। बेटा मैं तुम्हें बताता हूं पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में जो परेशानी की बात है वो ये नहीं है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज का सिस्टम कितना टिपिकल है और हर कंट्री के पास हर कंट्री करेंसी है और वो एक्सचेंज हो जाती है, कितना डिफिकल्ट है। ये डिफिकल्टी नहीं है, ये तो हर कंट्री कर लेती है। डिफिकल्टी है वो प्राइस डिसाइड करना। इंडिया में $1 की कीमत कितनी है, अगर आप खरीदने जाओगे तो कितने में मिलेगा आपको। इंडिया में 1 पाउंड स्टर्लिंग की कीमत कितनी है, कितने में आपको मिलेगा। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है, इस रेट को डिटरमाइन करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, और यही हमें इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलने वाला है। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैसे डिसाइड किया जाए, ओके, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने वाले 3 सिस्टम वर्ल्ड में चलते हैं। कितने सिस्टम चलते हैं? 3 सिस्टम चलते हैं। देयर आर 3 सिस्टम्स। कौन कौन से 3 सिस्टम है, नाम याद कर लो, तीनों पढ़ने हमें इस चैप्टर में डिटेल में। जो पहला सिस्टम है वो है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, पहला है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। नंबर 2, दूसरा है फिक्स्ड या पैक्ड कहा जाता है इसको, एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, और लास्ट है बच्चों आपके मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। अच्छा एक मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन है, मुझे याद आया अभी ये मैनेज फ्लोटिंग को देख के। इंडिया में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है उसका कस्टडियन कौन होता है? इंडिया में जितनी भी फॉरेन करेंसी है, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसका कस्टडियन कौन है? आरबीआई।
वेरी आरबीआई गुड। गवर्नर। आरबीआई के फंक्शंस में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, सबको याद है? कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, नंबर 4 या नंबर 5 का होगा, मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है। ठीक है, और वहीं पे मैंने तुम्हें बताया था कि मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम फॉलो करता है इंडिया, अगर तुम्हें याद हो ये वर्ड। और मैंने हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन भी दिया था इसका वहां पे, और मैंने ये बताया भी था कि बच्चों ये आपके आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में। बताया था या नहीं बताया था, बोलो। चाहो तो लेक्चर उठा के देख सकते हो आप लोग, किसी को याद ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं देता। चलो कोई बात नहीं। तो ये 3 सिस्टम हैं जो इस वर्ल्ड में चलते हैं। इन तीनों सिस्टम से डिटरमाइन होती है क्या? फॉरेन एक्सचेंज रेट। कैसे होती है वो हल्का हल्का जरा हम देखते हैं। पहला सिस्टम है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। बच्चों नाम से पता लग रहा है, देखो फ्लेक्सिबल, कि यहाँ पे एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल, ढीला छोड़ दिया गया। ढीला छोड़ दिया गया मतलब किस पे छोड़ दिया गया? मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया। यहाँ पे एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया। मैंने बच्चों तुम लोगों को क्या बताया? अभी अभी याद करो, मैंने तुम्हें बताया कि जैसे बाकी कमोडिटीज होती हैं वैसे फॉरेन करेंसी भी एक कमोडिटी होती है। और जैसे आपके बाकी जो कमोडिटीज हैं उनका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, जैसे आपके यहाँ पे आलू, भिंडी, सब्जी, चावल, दाल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, इन सब की जो प्राइस डिटरमाइन होती है, कोई भी कमोडिटी ले लो तुम A to Z, इनकी जो प्राइस डिटरमाइन होती है, उसी तरह से फॉरेन करेंसी की भी प्राइस डिटरमाइन होती है। ओके, यहां पूरी तरह से डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस होती हैं, उन फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता है किसको? फॉरेन एक्सचेंज रेट को। लेकिन पूरी तरह से छोड़ने में भी रिस्क है कि मार्केट डिमांड या सप्लाई के अकॉर्डिंग वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकती है, बहुत ज्यादा अप जा सकती है, बहुत ज्यादा डाउन जा सकती है। ओके, ये पहला सिस्टम है। और इस पहले सिस्टम की खास बात क्या है, सभी लोग याद रखें, वैसे इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी इन शॉर्ट याद रखो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इन दोनों में डिफरेंस भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड में डिफरेंस क्या है ना? हम डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में डिफरेंस पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। यह तो फ्लेक्सिबल हो गया। दूसरा, अब गवर्नमेंट को डर लगता है यार कि कहीं बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगी तो हमारा नुकसान है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा ऊपर चली गई मतलब आपकी करेंसी गिर रही है। मैं अगर तुमको ये एग्जांपल दूं कि $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज था, वो $1 इक्वल्स टू हो गया है अब 79 रुपीज। मुझे बताओ रुपए की वैल्यू कम हुई या बढ़ गई? आंसर दो। कम सर बढ़ गई। बढ़ गई। बढ़ गई। कम हो गई ना सर। बेटा रुपीस की वैल्यू यहाँ पे कम हो गई है। पहले $1 आपको मिलता था कितने में? 70 रुपए में। अब उसी $1 को खरीदने के लिए आपको देने होंगे 79 रुपीज। मतलब आपकी जो करेंसी है वो पहले से वीक पड़ गई, अब आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो जब भी, अभी हम पढ़ेंगे इसको भी, पूरा टॉपिक है, इसको कहते हैं डेप्रीसिएशन इन वैल्यू ऑफ करेंसी। ये डेप्रीसिएशन कहलाता है, ये डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी कहलाता है, सॉरी डेप्रीसिएशन ऑफ करेंसी कहलाता है ना? कि वैल्यू आपकी क्या हो गई? रुपीस की वैल्यू कम हो गई। तुमको देखने में लग रहा होगा सर तो बढ़ गया। अरे बढ़ नहीं गया, $1 खरीदने की कीमत बढ़ गई, मतलब आपका रुपया कमजोर हो गया। ओके, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो ये जो बेटा फ्लक्चुएशन है, ये अगर अचानक से मान लो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब आपका रुपीस अगर बहुत अचानक से गिर जाए, इसका मतलब यही होता है रुपीस गिर गया। तो अगर रुपीस बहुत ज्यादा अचानक से गिर गया तो बच्चों आपको नुकसान होता है। नुकसान किस चीज का होता है? आपको एसेंशियल चीजों का इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। अब आपको जब इंपोर्ट करोगे तो ज्यादा पे करना पड़ेगा। ओके, आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव वे ये भी होता है कि जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा भी, सही है ना? लेकिन आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो ये रिस्क की सिचुएशन है। इसीलिए गवर्नमेंट कई बार, अब मैं तुम्हें बता दूं, बहुत पहले ही सिस्टम चला करता था जो सेकंड वाला लिखा हुआ है, फिक्स्ड या पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इस एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, क्या डिसाइड करती थी? कि किस करेंसी की प्राइस कितनी होनी चाहिए, एक्सचेंज रेट कितनी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि $1 तो भाई 50 रुपए का होगा, होगा तो होगा। अब तुम बोलोगे सर फिर मार्केट का फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तुम्हारे मन में आएगा कि सर गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, फ्लक्चुएट नहीं होगा, तो फिर मार्केट में तो डिमांड सप्लाई कम ज्यादा होगी, तब क्या करोगे? तो बेटा इसका भी ख्याल रखती है गवर्नमेंट। इस वाले सिस्टम में गवर्नमेंट अपने पास
बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फॉरेन करेंसी रिजर्व बना के रखती है, ताकि डिमांड कम हो जाने पे या बढ़ जाने पे, सप्लाई कम हो जाने पे या बढ़ जाने पे उसकी कमी को पूरी किया जा सके, फॉरेन रिजर्व्स को काम में लिया जा सके। यहाँ पे आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, इस वाले में, पहले वाले में कोई भी रखने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ, रखना तो पड़ता है, लेकिन आपको एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट सब कुछ अपने आप में संभाल रहा है। ओके, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस काम कर रही है, लेकिन इस सेकंड वाले में गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, तो नुकसान क्या होता है, फिर गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा कि कमी होगी या ज्यादा हो जाएगा तो भाई आप भुगतो, फिर आप उसको पूरा करोगे। ठीक है, ये सेकंड वाला होता है। यहाँ पे कौन फिक्स कर देता है? देखो, ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अब है बच्चों तीसरा सिस्टम। हम बड़े बीच के टाइप के लोग हैं, हम बड़े जुगाड़ू लोग हैं इंडिया वाले, हम बहुत दिमाग लगाते हैं, है ना। जैसे तुम्हें याद होगा कि इकोनॉमी भी 3 तरह की होती है, तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में, पढ़ा नहीं पढ़ा सबने? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ा नहीं पढ़ा, मुझे बताओ। मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यस और नो? सोशलिस्ट। Yes, sir. सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक और मिक्स्ड। अब इंडिया कौन सा रास्ता चुनता है इनमें से? इंडिया चुनता है इनमें से बीच का रास्ता, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं होना चाहिए, पूरा कंट्रोल पब्लिक के, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी नहीं होना चाहिए, हम तो बीच के रहेंगे भाई। उसी तरह से यहाँ पे भी हमने बीच का रास्ता चुन लिया। पहले हमारे यहाँ ये चला करता था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, लेकिन अब चलता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। इसमें क्या होता है? देखो, वर्ड में फ्लोटिंग तो है, फ्लोटिंग तो है, मतलब मार्केट पे तो आपने छोड़ा हुआ है, ये पक्की बात है कि मार्केट पे छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस से, लेकिन उस पे पूरी पैनी नजर है किसकी? आरबीआई की। तुम्हें अगर आरबीआई के फंक्शन याद हो तो मैंने वहां पढ़ाया था कि ये मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम आरबीआई फॉलो करता है, और आरबीआई ही मैनेज करता है कि इंडिया में एक्सचेंज की रेट कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही है या कहीं बहुत कम तो नहीं हो रही है, हर करेंसी को ये कंट्रोल करता है। ये है मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। फ्लोटिंग तो है लेकिन एक मैनेज्ड वे में है, इट इज अ मैनेज्ड वे। ओके, कोई ऐसा बेतरतीब नहीं है कि बिल्कुल आपने खुला ही छोड़ दिया, खुला सांड हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। आपने अपना कंट्रोल किया हुआ है, फ्लोटिंग भी दिया हुआ है, साथ में कंट्रोल भी किया हुआ है। बोलो, क्या सभी को ये ओवरव्यू समझ में आ गया? ये तीनों मेथड का ओवरव्यू दिया है मैंने आपको, मैं टाइम लगाऊंगा इस चैप्टर में भी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके बच्चों, तो ये 3 सिस्टम हैं जिसमें से हमें तीनों पढ़ने हैं, तीनों। लेकिन ये तीनों सिस्टम बेटा तब पढ़ पाओगे जब आप 2 टर्म पहले पढ़ सकोगे, जब आप पहले 2 टर्म्स को समझोगे। वो है फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई। ठीक है, ये 2 टर्म्स हमें बच्चों पहले समझनी होगी। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेन करेंसी की डिमांड, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, कि फॉरेन एक्सचेंज जो होता है एक कंट्री में, उसकी डिमांड क्या होती है। ओके, और क्यों होती है, ये भी एक बात है, क्या होती है और क्यों होती है। हम सब जानते हैं डिमांड, तो डिमांड क्या होती है? डिमांड का मतलब है जिस चीज की आपको जरूरत है, जिस चीज को खरीदने की आपकी इच्छा है, यू आर विलिंग टू परचेज एंड यू हैव मीन्स टू परचेज। आपके पास खरीदने के साधन भी हैं, आपके पास खरीदने की इच्छा भी है, और आप उस चीज को बेसब्री से खरीदना चाहते हो, इसका मतलब आप उस चीज की डिमांड कर रहे हो। ओके, तो डिमांड सब लोग पढ़ के आए वैसे 11th क्लास में। डिमांड का मतलब ये होता है ना, कि हम इस चीज की डिमांड कर रहे हैं। मैं डिमांड करता हूँ, वो बोलते हैं ना शादी में डिमांड कर रहे हैं, भाई कार की डिमांड कर रहे हैं, वो वाली डिमांड नहीं है। यहाँ पे डिमांड कुछ और है। डिमांड का मतलब क्या होता है, ज्यादा डिटेल में जाके समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1-2 बच्चों हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है पहले, उनके लिए बता रहा हूँ। डिमांड का मतलब होता है जब एक कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी खरीदने की इच्छा रखता है, सिर्फ इच्छा नहीं रखता, उसका साधन भी उसके पास है, मीन्स भी है, पैसे भी उसके पास है, और प्लस साथ में वो खरीदने के लिए बेसब्र भी है, वो कभी भी जाके खरीद सकता है ना। तो ये सारी चीजें जब पूरी होती है तो उसको हम डिमांड कहते हैं। ओके, जैसे मेरी इच्छा है, इच्छा क्या बोलूं, मतलब कि मेरी बहुत बेसब्री से इच्छा है कि मुझे अपनी जो व्हीकल है उसको रिप्लेस करना है ना, और मेरे पास मैंने पैसे भी इकट्ठे कर रखे हैं उसके, तो ये कहलाएगी मेरी डिमांड। क्या हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं? अरे बिल्कुल करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। अगर आप में से कोई इंडिया से बाहर गया हो बेटा, तो आपको पता होगा कि आपको पहले फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, तब जाके आप इंडिया से बाहर जा पाते हो। ओके,
तो जरा डिमांड के लिए पहले हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। लाइक एनी कमोडिटी इन मार्केट, बेटा मार्केट में जैसे कोई भी कमोडिटी की डिमांड होती है ना, उसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज की भी डिमांड होती है। ओके, द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम दोज पीपल हु नीड इट टू मेक पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। और बच्चों डिमांड कौन करता है फॉरेन करेंसी की? फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कौन करता है? ऐसे लोग डिमांड करते हैं जो पेमेंट करेंगे उस फॉरेन करेंसी में, जो पेमेंट करना चाहते हैं उस फॉरेन करेंसी में, ठीक है, वो लोग इसकी डिमांड करते हैं। अब ये तो सर बात समझ में आ गई कि डिमांड क्या होती है ना, और लोगों को पेमेंट करना है, फॉरेन करेंसी का पेमेंट करना है, इसलिए डिमांड होती है। लेकिन भाई फॉरेन करेंसी का पेमेंट क्यों करना है, ये भी तो बता दो सर। तो बेटा अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि आखिरकार डिमांड होती क्यों है ना, कि भाई फॉरेन करेंसी में पेमेंट किसी को करना क्यों है। अगर मैं फॉरेन करेंसी खरीद रहा हूं, अगर मैं यूएस के डॉलर्स खरीद रहा हूं, तो आखिरकार मुझे ये काम करना क्यों है भाई, है ना। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, है ना, कि आखिरकार हमें ये काम करना क्यों है। रीजंस फॉर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो सबसे पहला रीजन है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपकी कंट्री में किसी चीज की कमी है और वो चीज बाहर किसी दूसरी कंट्री में अवेलेबल है, या तो गुड्स या सर्विस, तो आप बेहिचक होके उस चीज को बाहर से परचेज कर लेते हो। दूसरी कंट्री से कुछ खरीदना इंपोर्ट कहलाता है, सब लोग जानते हैं, है ना। और इंपोर्ट किस चीज का हो सकता है बेटा? गुड्स का हो सकता है, उसी तरह से सर्विस का भी हो सकता है। जैसे मान लो कि एक फोर्टिस हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। फोर्टिस हॉस्पिटल में कोई मेजर ऑपरेशन जब होता है ना, तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप एक्सपर्ट से कराना चाहते हो, तो कई बार फॉरेन कंट्री से डॉक्टर्स को बुला लिया जाता है, या फिर उनसे लाइव कॉन्फ्रेंसिंग करवा के वो ऑपरेशन किया जाता है। सुना होगा सब लोगों ने कि लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑपरेशन हो रहा है, सुना या नहीं सुना? ये सुनो, Yes, sir. Yes, क्या वो sir. भी तो इंपोर्ट है, उसके बदले में पेमेंट होगा, फॉरेन करेंसी के टर्म्स में पेमेंट होगा, वो भी इंपोर्ट है। लेकिन किसका इंपोर्ट है? सर्विस का इंपोर्ट है। ओके, बाहर का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंडिया से बाहर का, ओके, अब उससे आप क्या लेना चाहते हो? सर्विस लेना चाहते हो, ओके, तो आप उसको पेमेंट जो करोगे वो कहलाएगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी होता है, सर्विस भी होता है। जब आप बाहर की कंट्री से कुछ खरीदते हो तो बदले में पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट वो लेंगे किस में? उनकी करेंसी में, तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा। पहली जरूरत यहां पड़ी। दूसरी जरूरत टूरिज्म, कि भाई आपकी कंट्री से जब कोई बाहर घूमने फिरने टूरिस्ट बन के टूरिज्म पर्पज से जाएगा, तो वो अपनी करेंसी छोड़ के उस कंट्री करेंसी लेके जाएगा जहां पे वो जा रहा है। ये बड़ी कॉमन सी बात है, तो खरीदनी पड़ेगी ना उसको, क्योंकि वहां पे उसको पेमेंट्स करने, वहां जाके खाएगा पिएगा भी सही, शॉपिंग भी करेगा, घूमेगा फिरेगा, सब करेगा, तो उसको क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी चाहिए। तो टूरिज्म के लिए भी फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। तीसरा, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, जिनको हम कहते हैं रेमिटेंसेस टू अब्रॉड। इंडिया में कोई बाहर का बंदा काम करता है, इंडिया में एम्बेसीज होती है, इंडिया में कई सारे फॉरेन कंट्रीज के लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं। इंडिया में कई सारे लोग जॉब करते हैं बाहर के, वो जो पैसा कमाते हैं वो कमाते हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब वो रुपीज में कमा के रुपीज तो नहीं भेज सकते अपनों को बाहर, तो जब वो अपने लोगों को पैसा भेजेंगे, जब वो अपनों को पैसा भेजेंगे, तो वो कन्वर्ट करवा के भेजेंगे, तो वो भी डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की, क्योंकि उनको सेंड करना है। और इसके अलावा परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज, इंडिया को या इंडिया के किसी बिजनेसमैन को या किसी को भी, जैसे तुम बहुत यूट्यूब पे देखते होंगे टेक्निकल गुरुजी, सब लोग देखते हैं। बेटा टेक्निकल गुरुजी का रेजिडेंस कहाँ पे है? कौन बताएगा? Yes, sir. दुबई। दुबई में दुबई सर। में। दुबई में दुबई में बहुत महंगा फ्लैट लिया हुआ है उसने, लिया हुआ है ना। अब वो जो इतना महंगा फ्लैट है, उसने क्या रुपीस में, रुपीस देके परचेज किया होगा क्या? नहीं, उसने दुबई की करेंसी दी होगी, है ना, उसने दुबई की करेंसी में पे किया होगा। ऐसे करके आप अगर बाहर कुछ भी खरीदते हो ना, कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हो ना बाहर, आप किसी कंट्री में या प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो आपको उनकी करेंसी में पेमेंट करना होगा। और करेंसी कहाँ से लोगे? अपने देश से लोगे, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड वहां से भी हो जाती है ना। स्पेक्यूलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सट्टा लगता है इसमें, क्योंकि तुमने देखा होगा कि फॉरेन करेंसी की जो रेट है वो कम ज्यादा होती रहती है, देखा है तुम लोगों ने। और कोई भी ऐसी चीज दुनिया में जिसकी रेट कम ज्यादा होती है, वहां पे स्पेकुलेशन होता है। अभी मैंने डॉलर खरीद लिया, मैंने डॉलर्स ले लिए बहुत सारे, क्यों? क्योंकि अभी रेट चल रही थी 70, और मैं वेट कर रहा हूं डॉलर जैसे ही हो जाएंगे 72, मैं फटाफट से इसको बेच दूंगा, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया मेरे को। ये स्पेकुलेशन कहलाता है। तो स्पेकुलेशन में तब कर पाऊंगा ना जब मैं डॉलर्स पहले खरीदूंगा, तो डॉलर्स मेरे को खरीदने भी पड़ेंगे, ये याद रखना। ओके, तो इसके लिए भी तो आप डिमांड करोगे।
स्पेक्यूलेशन के लिए भी फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है, क्योंकि लोग चाहते हैं खरीदना, क्योंकि लोग उससे पैसा कमाना चाहते हैं कि भाई जैसे रेट बढ़ेगी वैसे हम उसको बेच देंगे। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है किसका, डिमांड का। सिक्स्थ रीजन क्या है, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। आपकी कंट्री ने पहले लोन्स लिए हुए हैं, अब जब लोन आपने लिए थे तब आपने वादा किया होगा उनको रीपेमेंट का, तो जब आप उनका रीपेमेंट करोगे, आपने दूसरी कंट्री से लोन लिए, जब आप उनका रीपेमेंट करोगे तो वो रीपेमेंट आपको करना होगा उनकी करेंसी में। यूएसए से अगर इंडिया ने लोन लिया है तो वो पेमेंट करना होगा इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, ना कि रुपीस में। ओके, ये याद रखना। तो लोन के रीपेमेंट के लिए भी आपको फॉरेन करेंसी चाहिए पड़ती है, और यही डिमांड। लास्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये लगभग यही पॉइंट है फॉरेन, ये वाला परचेज ऑफ एसेट वाला ही लगभग पॉइंट है ना, ऑलमोस्ट ऐसा ही पॉइंट है कि आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो फॉरेन कंट्री में, फॉरेन कंट्री में बेटा किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हो, ओके, वहां पे कुछ खरीद लिया या पैसा लगा दिया, किसी कंपनी में पैसा लगा दिया वहां की, या कुछ भी आपने टू जेड कर लिया, वहां की कमोडिटी मार्केट में आपने पैसा लगा दिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया, कुछ भी कर दिया, वो भी आपको करना होगा इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, रुपीज में नहीं कर सकते आप। तो बेटा ये 7 रीजंस हैं। अच्छा मुझे बताओ, इनमें से कोई भी रीजन अगर आ जाए, मतलब 2-3 रीजन आए और तुमको उनकी डिटेल लिखनी हो 2-3 लाइन की, तो लिख सकते हो। ये समझ में आ गया सभी को, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए मैं इनकी sir. डिटेल नहीं बता रहा हूँ बिल्कुल भी, है ना, और लिखवाई भी नहीं मैंने, किसी काम का नहीं है, फालतू कोई सेंस नहीं बनता है। समझ लो और समझ के अपने आप लिखने में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी है यार, एग्जाम्पल भी दे सकते हो, 2 की 4, 4 की 8 लाइन कर सकते हो तुम, इतना इजी टॉपिक है ना, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। तो ये है डिमांड के रीजन, इसलिए की जाती है डिमांड, इसलिए हम डिमांड करते हैं किसी भी फॉरेन करेंसी की। ओके, ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब जब तुम्हारे दिमाग में बात आई सर फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है, तो सर डिमांड का तो डिमांड कर्व होता है, तो क्या फॉरेन करेंसी का भी डिमांड कर्व होता है क्या? बेटा डेफिनेटली होता है। जैसे किसी कमोडिटी का डिमांड कर्व होता है, और तुम्हें पता है सबको कि डिमांड कर्व जो होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, उसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज जो है, जो फॉरेन करेंसी है, उसका भी डिमांड कर्व होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, अब जरा हम देख लेते हैं अच्छा ये एक टॉपिक और रह गया, चलो कोई बात नहीं, पहले इसको पढ़ लेते हैं, है ना, पहले इसको देख लेते हैं आज, या फिर ऐसा करें रीजंस तो कल देख लें। पहले मैं तुम्हें कर्व दिखा देता हूँ, एक बार कर्व दिखा देता हूँ, पहले सब लोग देख लो, है ना बेटा, कुछ इस तरह का होता है डिमांड कर्व। ठीक है, समझने का काम हम कल कर लेंगे इसको, कोई तकलीफ की बात नहीं, आराम से पढ़ो, है ना। ये होता है बच्चों आपका डिमांड कर्व, ठीक है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग हर वो कर्व होता है, तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में, हर वो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है जिसमें जिन दो चीजों का ग्राफ बना रहे हो उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन। तुमने पढ़ा होगा मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ, पढ़ा सबने, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, वहां पे आप यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन और मार्जिनल यूटिलिटी में कैसा रिलेशन होता है, वहां भी नेगेटिव होता है, जैसे जैसे कंजम्पशन करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो उसका अगर तुम्हें बेटा याद हो कर्व, तो वो भी कैसा कॉन्वेक्स शेप का होता था, कुछ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था, सबको याद है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो वो दो चीजें जिनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, उनका कर्व हमेशा ऐसा बनता है ना। तो ये हम पढ़ लेंगे कल, अभी कोई जल्दी नहीं है ऐसी, है ना, आराम से शांति से हम लोग ये पढ़ेंगे, है ना, आराम से कल पढ़ेंगे। और कल याद रखना, कल बेटा मैं डिमांड भी आपको कंप्लीट करवा दूंगा, प्लस सप्लाई भी कंप्लीट करवा दूंगा, और अगर हो सका तो देखो प्राइस डिटर्मिनेशन भी हम कल ही पढ़ लेंगे, ठीक है। और परसों से फिर हम आ जाएंगे किस पे, फ्लेक्सिबल रेट पे। ओके, चलो तो आज इतना ही रखें, सबको क्लियर है आज का जितना हमने पढ़ा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई बच्चों, तो आज के लिए सफिशिएंट है, कल मिलते हैं ना, ओके चलिए, Thank you. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।